ग्रीन फंक्शन है मोर रिग्रेस, और जो रिग्रेस इन द फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स है, वो ज़्यादा जनरलाइज है। इसको हम जनरलाइज करेंगे, वो देखेंगे कि ये किस तरह काफ़ी चीज़ों को एक जगह पे समराइज कर लेगा। तो हमने यहाँ पे नॉन होमोजेनियस एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की है। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हो या वन पढ़ लिया आपने। ये पॉइसन इक्वेशन है, ठीक है। पॉइसन इक्वेशन जो है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये टर्म मैं जीरो कर दूं तो ये बन जाएगी लैप्लेस इक्वेशन जो होमोजेनियस इक्वेशन है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन। अगर आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की, तो आपको पता है कि उनकी जो पोटेंशियल है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है बाय कूलम्ब लॉ। तो हर चार्ज की वजह से आप आर पे पोटेंशियल लोगे जो कि टोटल उसका पोटेंशियल होगा, ठीक है। वो आपको पता है कि पोटेंशियल स्केलर है, स्केलर आप सिर्फ जिस तरह नंबर ऐड करते हो इस तरह यहाँ पे भी नंबर ही है, नंबर ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, और आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो ओरिजिन पे, तो आपको पता है कि ये चार्ज की जगह पे ये इंटीग्रेशन अपेयर होगी जो कि चार्ज के इक्वल है। इंटीग्रेशन किसके ऊपर है? कंटिन्यूस चार्ज पे, पूरी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। और अगर आपके पास आप ओरिजिन पे नहीं लेना चाहते, पोटेंशियल किसी पॉइंट R1 पे लेना चाहते हो ड्यू टू चार्ज एट R2, तो आपके पास ये पोटेंशियल की फॉर्म ये बन जाती है। अगेन रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ये हमें सॉल्यूशन पता है। हम इसके लिए ग्रीन फंक्शन लिखना चाहते हैं और ग्रीन फंक्शन की टर्म में हम देखते हैं कि ये कैसे में होता था। और आपको पता है ग्रीन फंक्शन जब आप लिखते हो तो वो सिर्फ आपको पोटेंशियल के लिए वेव फंक्शन जो है वो एक ही पोटेंशियल जो है आपके पास एक ही जो है वो अगर आप किसी एक में और मेथड से सॉल्यूशन निकालते हो तो हो सकता है कि आपको एक स्पेसिफाइड चार्ज के लिए ही पोटेंशियल मिल जाए। लेकिन ग्रीन फंक्शन के थ्रू लिखोगे तो आपको कई सारी सॉल्यूशन मिलेंगे, फैमिलीज ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हम ग्रीन फंक्शन की टर्म में इसको लिखने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगेन कि हम ये जी जो है वो ऐसे चूज करेंगे कि वो ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, पॉइजन सेटिस्फाई करे पॉइजन इक्वेशन। तो जी जी जो हमने ये इस तरह से लिया जी के जी लेप्लासियन ओवर जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फंक्शन R1 माइनस R2, तो ये डेल्टा फंक्शन है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास जो पोटेंशियल है एट पॉइंट R1 और ड्यू टू चार्ज R2। तो फिजिकली जी क्या होगा, इसको अगर आप पॉइसन इक्वेशन से कंपेयर करो तो ये जी पोटेंशियल है, क्योंकि पॉइसन इक्वेशन में डेल्टा स्क्वायर यहाँ पे फाई आता है जो पोटेंशियल है इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आता है। तो ये पोटेंशियल होगा इस इक्वेशन के मुताबिक फिजिकली। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपने एक थ्योरम देखा होगा, ग्रीन्स थ्योरम, कि आप किस तरह एक वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। यस सर। वॉल्यूम इंटीग्रल को आप किस तरह सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वॉल्यूम है जिसमें हमारे पास ये फंक्शंस के लिए फंक्शन डिफाइंड है, और ये उस वॉल्यूम को जो होल्ड किए हुए सरफेस है वो है। जैसे कि एक अगर बैलून है तो बैलून की इनसाइड ये हमारे पास ये वॉल्यूम है, और बैलून की सरफेस जो है हमारे पास ये वाला इंटीग्रेशन है। तो आप इसको ग्रीन फंक्शन में एक दूसरे की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, सरफेस टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू सरफेस। अच्छा, अब अगर मैं सरफेस को इतना बढ़ा लेता हूँ कि थ्रू ये वो इसका ओरिजिन से जो इसका रेडियस लाइक करता है, लेट्स से वो है स्फीयर है, उसका जो रेडियस है वो इन्फिनिट वो ये लार्ज है, इन्फिनिटली लार्ज है। तो आपको पता है जो इसमें जो वो स्केलर फंक्शंस इन्वॉल्व हैं वो है ये पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल जैसे अगर आप आर इन्फिनिट पे जाता है तो आपके पास जो बाउंड्री पे आज जहाँ पे आर इन्फिनिट होगा पोटेंशियल जीरो हो जाएंगे। कोई भी फंक्शन है जैसे इसमें पोटेंशियल्स हैं, अगर यहाँ पे आप इसकी पोटेंशियल की वैल्यू लो, चार्ज की पोटेंशियल की वैल्यू लो एट इन्फिनिट, तो आपको पता है कि पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर होता है। तो आर को इन्फिनिट पुट करोगे आपके पास आप देखोगे कि ये फंक्शन डाई डाउन कर जाएगा। तो अगर हम वॉल्यूम को लें, सरफेस को लें एक पूरी बैलून जिसका जो वॉल्यूम पूरी यूनिवर्स हो और सरफेस उसका लाई करता हो यूनिवर्स की बाउंड्रीज, ठीक है। तो बाउंड्रीज पे आपके पास जो ये फंक्शन होंगे ये जीरो होंगे, तो ये वाली टर्म पूरी सरफेस वाली जीरो होगी। तो हमारे पास ये वाली टर्म
इज इक्वल टू दिस टर्म, ये टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। तो डेल्टा स्क्वायर जी को हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, वो इज इक्वल टू है, ये देखो डेल्टा स्क्वायर जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R1 माइनस R2, तो इसकी जगह पे ये आ गया R2। डेल्टा स्क्वायर साई की जगह पे आ जाएगा माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, डेल्टा की प्रॉपर्टी है, इसको इंटीग्रेशन फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो और इंटीग्रेट करते हो थ्रू आउट स्पेस, तो आप जहाँ पे ये नॉन जीरो होगा डेल्टा फंक्शन जो कि R1 है, वहाँ पे से फंक्शन की वैल्यू आएगी। आप मेरे ख्याल में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी देख चुके होंगे और क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी हमने ये देखा है। तो साई R1 आ गया आपके पास इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट, और इस तरफ बना हमारे पास ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट जी रो और इंटीग्रेशन ओवर ऑफ वॉल्यूम। तो अगेन ये हमारे पास क्या है जो पीछे हमने डिस्कस कर चुके हो अभी तक, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है किसके लिए, ये सोर्स टर्म के लिए, ये सोर्स टर्म हो गई और इसका रिस्पांस है ये, और इसको वेट कैसे कर रहा है, ये ग्रीन फंक्शन इसको वेट कर रहा है। बिल्कुल वही हमने यहाँ पे पहले ग्रीन फंक्शन पे होता था, यहाँ पे पीछे हमने देखा एफ था, और यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये सोर्स टर्म है और ये ग्रीन फंक्शन है जो सोर्स को वेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो हमने देखा अभी हम पोटेंशियल स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरम्यान में जी आ गया, जी को देखते देखते पोटेंशियल को सॉल्व करते दरम्यान में जी आ गया, और जी का भी हमें सोल्यूशन अभी नहीं पता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको दो कंडीशंस पता है, दो रिजल्ट्स पता है कि स्केलर फंक्शन 1 ओवर आर का लैप्लासियन अगर लो तो वो इक्वल टू 0 होता है अगर आपके पास रीजन में ओरिजिन लाई नहीं करता। अगर ओरिजिन लाई करता है तो इसका रिजल्ट -4 पाई है। ये रिजल्ट देखा हुआ आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में? देखा होगा। यस सर देखा है। ये फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ये आपके पास था क्या कहते हैं उसको, स्केलर फंक्शन, उसका लैप्लासियन है, अगर ओरिजिन नहीं लाई करता तो 0 है, अगर ओरिजिन है तो आपके पास -4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको आप अच्छे से इस तरह लिख सकते हो, दोनों इक्वेशन को इकट्ठे इस तरह लिख सकते हो, -4 पाई सिग्मा डेल्टा आर। ठीक है, अब अगर आर आपको पता ओरिजिन पे 1 होगा तो 1 ओरिजिन पुट करोगे r इज इक्वल टू 0, तो आपके पास -4 पाई आ जाएगा, और अगर r अदर देन 0 है तो आपके पास यहाँ पे 0 आएगा, तो इसको इकट्ठा लिख सकते हो। और 4 पाई को सिर्फ ले आओ तो डेल्टा स्क्वायर 1 और 4 पाई r इज इक्वल टू माइनस डेल्टा r। और अगर आप लेना चाहते हो इसको R1 और R2 की तरफ पे, तो आपके पास ये R1 R2 डिफाइन करोगे इस तरह से, और डेल्टा आपके पास आ गया। अब आप कंपैरिजन करो, ये वाली इक्वेशन देखो जो हमने ग्रीन फंक्शन को डिफाइन किया था या उसके इक्वेशन में लिखा था, तो ये इक्वेशन नहीं थी, मैं इक्वेशन आपको शो करता हूँ। ये देखो ये इक्वेशन नंबर 4, ये देख रहे हो, यहाँ पे वही डेल्टा फंक्शन है, यहाँ पे लैप्लासियन है और जी आ गया। तो आप अगर इन दोनों इक्वेशन को वो इक्वेट करोगे तो आपके पास ग्रीन फंक्शन आ गया। तो दोनों इक्वेशन को ये आपके पास ग्रीन फंक्शन। तो जो हमारे पास वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया था, यहाँ पे ग्रीन फंक्शन अपेयर हो रहा था, साथ रो था, ग्रीन फंक्शन की तरह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये ग्रीन फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, और आप देखो एग्जैक्टली ये वही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास। यस सर। लेकिन इसमें कमाल क्या है, इसमें कमाल ये है कि आपके पास ग्रीन फंक्शन आ गया। अब ग्रीन फंक्शन के थ्रू आप इसको आपके पास फैमिलीज और सॉल्यूशन आ गई हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास फैमिली और सॉल्यूशन। आप सोर्स फ्रॉम चेंज करते जाओ, आपके पास पोटेंशियल किस तरह वेरी करता है, आपको दोबारा इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। तो किस तरह पोटेंशियल वेरी कर रहा है आप देखते जाओगे, किस तरह आप उसका चेंज करते हो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करते हो, या फिर आप उनकी डिस्टेंस चेंज करते हो, तो सारा ये ग्रीन फंक्शन कंपनसेट करता जाएगा। तो ये बिहेव कर रहा है सॉर्ट ऑफ वेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो जनरल अब प्रॉब्लम क्या है, जो 3 इक्वेशन मैंने लिख छोड़ी है, ये आपके पास आ गई नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ये कोई फंक्शन है, ये जो हमने फाइंड करना है, ये उसके ऊपर ऑपरेटर है, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर, और ये जो नॉन होमोजेनियस टर्म है। तो आप जनरल सॉल्यूशन ऑफ इस फॉर्म में होगा ग्रीन फंक्शन में, ये फंक्शन यहाँ पे आपके पास वो ऑपरेटर अप्लाई करा जी पे, तो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R2R, और जी डिपेंड करता है आपकी बाउंड्री कंडीशन पे। बाउंड्री कंडीशन पे कैसे डिपेंड करता है, जो पहले हमने कंपनसेट की है, जो हमने वो अजम्प की है कि अगर आपके पास सरफेस है जिसका स्फीयर इन्फिनिट पे लाई करता है,
तो वहां पे जो पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो ये बाउंड्री कंडीशन थी जिसकी वजह से हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हुई है, और सोर्स टर्म सरफेस टर्म हमारे पास 0 हो गई है। तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन में डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, तो ये आपके पास सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। और अगर बाउंड्री कंडीशन ऐसी नहीं होती जो हमारे पास 0 वाली है, तो इधर आपके पास सरफेस टर्म ही अपेयर हो रही होती। तो ये जनरलाइज फॉर्म है ग्रीन फंक्शन की। ऑपरेटर ऑन फंक्शन सोर्स टर्म, ये है रिस्पॉन्स फंक्शन का, ये इक्वेशन का रिस्पॉन्स है, और ये प्रॉब्लम का, और ये आपके पास सोर्स है। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट ये ग्रीन फंक्शन स्टार्ट किया तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। एग्जांपल मैंने दी थी कि मैं अगर आप ये देखना चाहता हूँ कि मैं वोल्टेज अगर वेरी करता हूँ किसी सर्किट में तो करंट कैसे वेरी होता है, तो वोल्टेज जो मैं वेरी कर रहा हूँ वो मेरे पास क्या होगी, ये सोर्स टर्म। तो उसका मैं जो रिस्पॉन्स में देखना चाहता हूँ वो क्या होगा, करंट वाई है। तो ये आपके पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जो है कई सारी जगह पे लाया करते हैं, तो उसका वहाँ पे भी ग्रीन फंक्शन आप यूज करके पूरी फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस को ले सकते हो। तो सोर्स और ये रिस्पॉन्स, सोर्स रिस्पॉन्स वेटेड बाय जी, सोर्स रिस्पॉन्स वेटेड बाय जी, और ये वेटिंग फंक्शन ही है जी हमारे पास जो हमें फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है। और आप सिर्फ यहाँ पे करंट डिफरेंट करंट पुट करते जाओ, आपको दोबारा इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। आप डिफरेंट वोल्टेज पुट करते जाओ, आपको दोबारा इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट मिलता जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन फंक्शन अकर एज वेटिंग फंक्शन जो मैं अभी डिफाइन कर चुका हूँ। एक सिमेट्री है ग्रीन फंक्शन की, मैं जो अभी प्रूव नहीं कर रहा उसको, कि R1 G ऑफ R1 R2 इज इक्वल टू G R2 R1 है। ये आप इसको मेमोराइज कर लो, क्योंकि मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा। अच्छा, ग्रीन फंक्शन की फॉर्म कैसे है कि अगर आप ये सॉर्ट ऑफ आपको बड़ा हेक्टिक काम लगता है कि आप ना ये इस तरह की चीजें ना उठा के वो ग्रीन फंक्शन को निकालने बैठ जाओ, तो क्यों ना एक कुछ ग्रीन फंक्शन को जो कई सारी प्रॉब्लम में जैसे 3 डायमेंशन प्रॉब्लम आती है तो मुझे पता चल जाए कि ये ग्रीन फंक्शन इसका ये होगा। अच्छा, 1 डायमेंशन अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं उसका बता सकूं कि इसका ग्रीन फंक्शन ये होगा। 2 डायमेंशन है तो मैं बता दूं इसका ग्रीन फंक्शन ये होगा। तो इस तरह ग्रीन फंक्शन की फॉर्म है जो दोबारा आपको ग्रीन फंक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप एग्जैक्टली बता दोगे कि उसका ग्रीन फंक्शन ये होगा। तो अब जो मैंने ऑपरेटर लिया है उसकी फॉर्म थोड़ी सी जनरल है, और ये ऑपरेटर है सेल्फ एडजॉइंट जो लीनियर ऑपरेटर है। सेल्फ एडजॉइंट का याद है हमें, वो सेल्फ एडजॉइंट ये हमारे पास ब्रैकेट नोटेशन में कि अगर आपके पास ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर अप्लाई होता है, उसी तरह अगर राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई हो और वो इनका रिजल्ट इक्वल हो, तो हम कहते थे कि ये हमारे पास ऑपरेटर जो है हर्मिशन है, ये वही सेल्फ एडजॉइंट थिंग है। तो ये आपके पास कॉन्जुगेट है और ये आपके पास ये एडजॉइंट है और ये आपके पास एलयू है। तो ये इक्वल अगर ये होल्ड करता है तो ये ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट है। सेल्फ एडजॉइंट इसकी जनरल फॉर्म ये है, जनरल फॉर्म इसकी ये है। अच्छा, लास्टली हमने जो एल देखा है जिसके लिए हमने लेप्लास ये पॉइसन इक्वेशन सॉल्व की है, उसमें जो ये ऑपरेटर है L1 वो इक्वल टू है डेल्टा स्क्वायर के। इसको देखो डेल्टा स्क्वायर ये बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा ये अगर मैं Q इक्वल टू 0 कर दूं और P को 1 कर दूं तो डेल्टा 1 स्क्वायर बन जाएगा। यस तो एग्जैक्टली ये वो ऑपरेटर है जिसकी मैंने जनरल फॉर्म लिखी है। अच्छा, ग्रीन फंक्शन मैंने पहले डिफाइन नहीं किया लेकिन इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा इसको लिख देना चाहिए कि अगर आपके पास स्केलर फंक्शन है कोई u एंड v, जो अगर आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन ये है तो उसको आप इस तरह सरफेस इंटीग्रल में लिख सकते हो। तो ये बाउंड्री पे क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, ये ट्रांसफॉर्म है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। इधर आप पुट करो इसको, इसकी जनरल फॉर्म में देखो कैसे होंगे। तो यहाँ पे देखो ये लेट्स से ये लेप्लासियन अप्लाई हो रहा है, सॉर्ट ऑफ देख रहे हो ना, डेल्टा स्क्वायर ये क्या है, ये डेल्टा स्क्वायर है। तो इसमें इसकी जगह पे मैं अप्लाई पुट करूंगा L1 जो कि ऑपरेटर की जनरल फॉर्म है। तो L यहाँ पे L आ गया क्योंकि वेरिएबल हमारे पास 2 है, R2 है तो L2 आ गया इस जगह पे, इसकी जगह पे भी L2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर आ गया और यहाँ पे भी डेल्टा और यहाँ पे भी डेल्टा क्रॉसपोर्टिंग। समझ रहे हो बात? ओके। तो अब मैं स्पेसिफाई करूंगा, मेरे पास जनरल फॉर्म आ गई। तो U हमारे पास क्या है इसमें, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है y।
और v इसमें क्या है, वो ग्रीन फंक्शन। ठीक है, कि जनरल फॉर्म मैंने देख ली ना, मैं अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास जो u है y है और v g के इक्वल है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो L2y आ गया और इसकी u की जगह पे g आ गया। ये देखो v की जगह पे g, L2 की जगह पे L2, u की जगह पे y, इसी तरह u की जगह पे y, v की जगह पे g, और ये आगे भी इसी तरह ही हमने पुट कर दी वैल्यू। अच्छा, अब LG और L2y क्या चीजें हैं? L2y ये नहीं देख रहे, Ly पे अप्लाई हो तो क्या दे रहा है, सोर्स टर्म। माइनस सोर्स टर्म दे रहा है। यस हाँ, यस और ये वाली टर्म क्या है, L अगर G पे अप्लाई हो तो क्या देते हैं, डेल्टा। डेल्टा तो पुट करो इसमें, चेंज। तो ये हमारे पास L2y की जगह पे आ गया सोर्स टर्म विद माइनस, और LG की जगह पे आ गया, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा, तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। और मैं यहाँ पे अगर आप लिखो इसको इंटीग्रेशन अलग अलग करके, तो ये y डेल्टा y और डेल्टा R1 माइनस R2 है, और ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई। तो ये वाली देखो क्या बन गया, ये क्या चीज है, YR1 बनेगी। और ये एज इट इज है, हम इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो ये बन गया YR1, ये बन गया YR1, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ जाके हो गया प्लस हो गया। प्लस तो ये जनरल फॉर्म है। देखिए हमारे पास जो पहले आया था ना, पहले जो हमारे पास आई है इक्वेशन, वो ये थी, ये सिर्फ ये थी, क्योंकि उसकी जो सरफेस टर्म थी वो 0 थी बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक, याद है अभी जो हम सॉल्व करके आए हैं। सिर्फ ये सोर्स टर्म हो गई, ये ग्रीन फंक्शन वेटेड हो गया, और ये हमारे पास हो गया उसका रिस्पॉन्स। तो अगर आप एग्जैक्टली वहीं पे एक कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपको पहली वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अगर अब तो इसको देखने का तरीका ये है कि अगर आपके पास G और Y अगर दोनों डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन या न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन होल्ड करते हैं, तो हमारे पास जो ये इंटीग्रल टर्म है, ये सरफेस टर्म है, वो 0 हो जाएगी। अगर दोनों डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन अगर होल्ड करते हैं तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी। तो डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, पता है कुछ इसका? नो सर। डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास जो सरफेस बाउंड्री पे ना, सरफेस पे जो फंक्शन की वैल्यू सेम हो, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन है कि आपके पास जो बाउंड्रीज है, सरफेस है, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम हो, फंक्शन जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, ठीक है, यस पोटेंशियल सेम होता है। यस सरफेस पोटेंशियल सेम होता है। न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन होती है कि अगर बाउंड्री पे सरफेस पे उसका डेरिवेटिव सेम है, नॉर्मल डेरिवेटिव है ना, वो सेम है, ठीक है। तो ये न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन है। एक में सिर्फ आपके पास वो तो फंक्शन की वैल्यू सेम होती है कि उसका पर डेरिवेटिव आपके पास। तो ये आपके पास आ गई जनरल फॉर्म उसकी। इसमें दोबारा वही P1 पुट करके देख लो Q1, तो आपके पास ये लैप्लासियन भी बन जाता। और यस और दोबारा ये L1G इज इक्वल टू ये वही इक्वेशन बन जाती है, स्पेशल केस। तो ये हमारे पास जो है ये जनरल है, ज्यादा जनरल है, और ये मैंने आपको ड्राइव करके देखा है, ये स्पेशल केस उसका जो पॉइजन इक्वेशन का है। तो यहाँ तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे। नो सर।